आज हमारे सामने एक प्रश्न आया है, एक सवाल आया है। एक प्रश्नकर्ता का सवाल है, मैं आपको बोल कर बताता हूँ और उसका आंसर भी बहुत ज़रूरी है करना। बहुत अच्छा सवाल पूछा है और उसका सवाल भी बिल्कुल लाजमी है। प्रश्नकर्ता का सवाल ये है कि क्या हम क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हैं। उनके ब्याह पर मैं प्रश्न कर रहा हूँ, क्या हम क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हैं? क्या एक अकेला आदमी क्लाइमेट चेंज को रोक सकता है? और क्लाइमेट चेंज से आज क्या प्रभाव पड़ रहे हैं और आने वाले समय में क्या प्रभाव पड़ेंगे? क्या हम सब लोग मिलकर, एक देश या सभी देश मिलकर इस समस्या को रोक सकते हैं? प्रश्न छोटा है, लेकिन इसकी अगर हम गहराई में जाएंगे तो इसके ऊपर खूब चर्चा हो सकती है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। ऐसे प्रश्न बहुत सारे पूछे भी जाने चाहिए। बहुत लोग प्रश्न जो है अपने मन तक ही सीमित रख लेते हैं, पूछते नहीं हैं। तो प्रश्न कीजिएगा, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम विस्तार से चर्चा करेंगे। क्लाइमेट चेंज जो है वो क्यों हो रहा है और कर कौन रहा है उसको, ठीक है। क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, ठीक है। जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। आ रही बात को समझ में? नहीं आ रही है तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हो, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज जो है वो कैसे हो रहा है, उस कर कौन रहा है? सबसे पहली बात तो है कि क्लाइमेट चेंज को हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं और हम सब लोगों में भी जो टॉप 10% है वो सबसे ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। और क्लाइमेट चेंज से फिलहाल हो क्या रहा है? क्लाइमेट चेंज से फिलहाल जो है समुद्र का जो पानी है उसका जल स्तर जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। और वो बढ़ कैसे रहा है? वो बढ़ इसलिए रहा है कि जो हमारे ग्लेशियर थे जिनके ऊपर बर्फ़ जमी हुई थी वो बर्फ़ पिघल रही है, ठीक है। वो बर्फ़ क्यों पिघल रही है? वो बर्फ़ पिघल रही है टेम्परेचर बढ़ने के कारण। हमारे ग्लेशियर, जो हमारे हिमालय पर्वत हैं, अन्य पर्वत हैं जिनके ऊपर बर्फ़ जमी हुई रहती हैं, वो पिघल रहे हैं क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो आज तक नहीं पिघले वो अब पिघलने लग गए हैं, जिससे समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो रही है। और दूसरी बात ये कि जो समुद्र के आसपास के जो इलाके हैं, जैसे हमारे गोवा हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई और जितने भी आसपास के जो तटीय क्षेत्र हैं, सबसे पहले तो खतरा उनको है क्योंकि वो डूबने की कगार पर हैं बीते कुछ दशकों में या फिर बीते कुछ सालों में, ठीक है। उस अर्थव्यवस्था को बहुत भारी नुकसान होने वाला है। और जो आज हम जीडीपी बढ़ा रहे हैं, जितनी तेज़ी से जीडीपी बढ़ रही है उतनी ही तेज़ी से गिरेगी भी, क्योंकि क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है। क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो कार्यवाही करनी चाहिए थी, हम सबको जो हमारा जो कार्य है, जो कर्तव्य है इसके प्रति, वो हमने नहीं निभाया है, हम उसको भूल चुके हैं। तो क्लाइमेट चेंज आपको वापस याद दिलाएगा, चिंता मत कीजिए, ठीक है। बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, पकड़ पकड़ के आपको याद दिलाएगा कि कैसे मैं हूँ कौन। क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन है क्या, जो आप लोग नाम भूल चुके हो जिस चीज़ का, वो आपको पकड़ के याद दिलाएगा, ठीक है। क्लाइमेट चेंज के कारण समुद्र का जो जल स्तर है वो जितना होना चाहिए था उससे ऊपर बढ़ रहा है, जिससे उसके तटीय जो क्षेत्र हैं वो संभवतया और निश्चित तौर पर डूबेंगे ही, ठीक है। और क्लाइमेट चेंज के कारण बहुत सारी मौसमी घटनाएं हैं वो परिवर्तित हो चुकी हैं। जैसे मौसमी घटनाओं में जैसे बरसात होती है, आंधी आती है, तूफान आते हैं। और हमारे भारत में तो मानसूनी वर्षा का बहुत महत्व है। वर्षा के बिना तो यहाँ पर अन्न ही पैदा नहीं हो सकता। कुछ से भाग हैं जो कि अन्न पैदा कर लेते हैं, लेकिन उनमें भी मौसमी निश्चितताओं का होना
वो भी बहुत ज़रूरी है फसल के लिए, अन्यथा फसल कर ही नहीं सकते। किसी भी प्रकार की कोई भी फसल हो उसका निश्चित समय अंतराल होता है, उस समय अंतराल के अंदर वो फसल निश्चित टेम्परेचर और निश्चित वर्षा का होना उसमें बहुत ज़रूरी है। अगर निश्चित टेम्परेचर और निश्चित वर्षा नहीं होगी तो फिर कहाँ से होगी फसल, खालियान। बात ये नहीं है कि मेरी बात कुछ कड़वी है, हो सकता है कुछ कड़वी, लेकिन जो है वो सत्य है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके ऊपर और भी हो सकती हैं, और सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों की इसके ऊपर चर्चा हो सकती है। ठीक है, बहुत ही गंभीर मुद्दा है। इस विषय के ऊपर बहुत कम लोग गिने चुने कुछ 100 में से 1% लोग इसके बारे में जानते हैं, और 100 में से 0.001% लोग इसके ऊपर कुछ चिंता जता रहे हैं और इसके ऊपर कुछ कार्य करने का सोच रहे हैं। लेकिन क्या उससे हो जाएगा, काम चल जाएगा, उससे क्लाइमेट चेंज रुक जाएगा? नहीं रुक पाएगा, किसी भी हालत में नहीं रुक पाएगा। क्लाइमेट चेंज के कारण जंगलों में आग लग रही है, और कुछ ऐसे उदाहरण भी हैं, जैसे वर्तमान में कुछ घटनाएं ऐसी हो रही हैं, भूकंप, बाढ़, ओलावृष्टि, अनावृष्टि, जिसकी कुछ हद नहीं। और उसके बाद में हम लगे हुए हैं जंगलों को काटने में, इस तरह से कि यहाँ पर बिल्डिंगें बनेंगी, हमारे एजुकेशन हब बनेंगे। उन एजुकेशन हबों का करोगे क्या? अभी तक तो कुछ पढ़ा नहीं तुमने। अगर पढ़ लिया होता, कुछ समझ गए होते, तो आज ये स्थिति ना उत्पन्न होती। और मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि मैं इस बात से परिचित नहीं हूँ, मैं भी जानता हूँ काफ़ी टाइम से। लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तब बोलना भी पड़ता है आके, और इस बात को आगे बढ़ाना भी पड़ता है। हम अगर जिम्मेदारी से अपने पीछे हट जाएंगे तो आगे कौन आएगा? ये काम किसका है? सब लोग कर रहे हैं, हमारा काम थोड़ी ना है क्लाइमेट चेंज को रोकना। तुम्हारा काम नहीं है तो तुम भोगोगे भी नहीं क्या? भोग तो तुम रहे हो, और भोगने लग जाओगे। ये जो एसी की जरूरत पड़ी है, ये क्यों पड़ी है? क्लाइमेट चेंज के कारण, टेम्परेचर बढ़ने के कारण एसी, कूलर, पंखे। अगर टेम्परेचर न बढ़ता तो इसकी आवश्यकता आन पड़ती क्या? नहीं पड़ती। क्लाइमेट चेंज के कारण आज मौसम की जितनी भी घटनाएं हैं, जलवायु परिवर्तन देख लो, वायु देख लो, अन्य चीज़ें देख लो, जो कि वातावरण पर आधारित हैं, पर्यावरण पर आधारित हैं, वो सब चेंज हो गई हैं। उन्होंने अपना रूट बदल लिया है। जिस समय पर वर्षा होनी चाहिए थी उस समय पर वर्षा नहीं हो रही है, और जिस समय पर फसलें होनी चाहिए उस समय पर फसलें अगर बो भी दी गई तो बाढ़ के कारण, ओलावृष्टि के कारण, तूफान के कारण वो फसलें नष्ट हो रही हैं। और ये घटनाएं आज हम भारत में ही नहीं, अन्य देशों में भी देख सकते हो। आप चाइना का उदाहरण देख लो, अमेरिका का देख लो, रूस, ब्रिटेन, जितने भी अन्य देश हैं उनमें देख लो। क्लाइमेट चेंज से ये नहीं कि केवल एक देश प्रभावित होगा, पूरी पृथ्वी को ये क्लाइमेट चेंज का बुखार चढ़ गया है। ठीक। और प्रकृति तो अपना संतुलन बना लेगी, लेकिन तुम नहीं बचोगे संतुलन बनाने के लायक। आ रही है कुछ बात समझ में? पड़ रहा है कुछ पल्ले? जलवायु परिवर्तन के कारण जैव विविधता, समझ रहे हो? जैव विविधता, जीवों में जो विविधता है, अलग अलग जीवों का जो जीवन चक्र है, उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? कितने स्पीसीज आज नष्ट हो रहे हैं, कितने जीवों की ऐसी प्रजातियां हैं जो जलवायु के परिवर्तन के कारण रोज नष्ट हो रही हैं, रोज। और कितनी प्रजातियां तो ऐसी हैं जो विलुप्त हो चुकी हैं, जिनका नामो निशान नहीं बचा।
और बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं। और एक ये इंसान है, मनुष्य हैं, जिनकी तादाद इतनी तेजी से बढ़ रही है कि पूछो मत। अन्य जीवों की जो संख्या है वो घटती जा रही है, और जो मनुष्य है और जो आदमी है और आदमी के जो काम की वस्तुएं हैं, जैसे काम के जो जानवर है, चाहे मांसाहार के अंदर जिन जानवरों को मांस खाता है, उनकी तादाद वो बढ़ाने में लगा हुआ है। जैसे मुर्गी हुई, बकरा हो गया, बकरा बकरी कुछ भी, ठीक है, और गाय भैंस, जिनका मछली पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, ये सब जिनका वो मांसाहार करता है, इनकी प्रजातियां कभी विलुप्त हो ही नहीं सकती, क्योंकि इनका वो प्रयोग कर रहा है और इनके बड़े बड़े जो फार्म हैं उनमें ये तैयार हो रहे हैं। क्योंकि मनुष्य को मांस की ललक काफी टाइम पहले से रही है और वो इसको अपना भोजन मान बैठा है। आज हम जो अनाज पैदा कर रहे हैं उसका 80% हिस्सा जानवर को खाने में चला जा रहा है, और जानवरों को दाना इसलिए दिया जा रहा है ताकि उन जानवरों का मांस मनुष्य खा सके, हम खा सके उन जानवरों का मांस। क्या उस अनाज का हम सही सदुपयोग नहीं कर सकते हैं? जो जानवरों को देने में जो अनाज जा रहा है, जानवरों को किस लिए दिया जा रहा है? जैसे बकरा हो गया, एक बकरा है, एक भैंस है, उसको अनाज किस लिए दिया जा रहा है? ताकि उसका दूध बढ़े, ताकि उसका मांस बढ़े। अगर मांस बढ़ेगा तो उस मांस का उपयोग मनुष्य अपने खाने के लिए करेगा, ठीक है। इसलिए आज देख लो मांस उद्योग कितना बड़ा हो चुका है, कितने करोड़ों की फंडिंग आ रही है हर साल उसकी, और किस स्पीड से बढ़ रहा है। जो जंगल में जो जीव रह रहे हैं, जो जीव जंतु हैं, उनके आवास तो हमने उजाड़ दिए। अभी वर्तमान में जो घटना हो रही है तेलंगाना में, उसका उदाहरण देख लीजिए। जंगल काटे जा रहे हैं लाखों करोड़ों हेक्टेयर में, और वहाँ पे आपके आईआईटी हब बनेंगे, कॉलोनियाँ बनेंगी, बिल्डिंगें बनेंगी। जंगल को काट कर तो आप विकास कर रहे हो। कितने दिन चलेगा विकास? और ये भारत ही एक ऐसा देश है जो कि दूसरों की कॉपी करने में माहिर बनता जा रहा है। वे लोग जरूर कुछ अक्ल का प्रयोग कर लेंगे। अन्य देश जो हैं, यूरोपीय जो देश हैं, वो अक्ल का प्रयोग करते हैं, लेकिन उनकी देखा देखी करने में लगाए हुए हैं। वहां जाकर देख लीजिए ना, यूरोपीय देशों में कहीं पर भी अगर कुछ बिल्डिंगें इमारतें बन रहे हैं तो वे लोग जंगल नहीं काट रहे हैं, उनको समझ आ चुका है ये बात। लेकिन हमें अभी तक समझ नहीं आया है, क्योंकि हम लोग इसके बारे में पढ़ते ही नहीं है, और पढ़ने को हमें फुर्सत है कहाँ, हम तो बिजी लोग हैं, बहुत बिजी रहते हैं हम। आज भारत की 60% युवा पीढ़ी तो इंटरनेट चाट रही है पूरे दिन बैठकर। और ये नहीं है कि वो इंटरनेट ही चाट रही है, उसका भविष्य भी बर्बाद होने के कगार पर है, क्योंकि इंटरनेट पर वो देख क्या रहे हैं। इंटरनेट पर जो देख रहे हैं, जो कंटेंट हैं, जो इन्फ्लुएंसर देख रहे हैं, वो एकदम भद्दे लोग हैं, एकदम घटिया किस्म के जो इन्फ्लुएंसर है, जो इन 5 7 10 सालों में पनपे हैं। अगर वो इंटरनेट ना होता तो आज उनको कोई नौकरी पर ना रखता, और आज हम लोग उनको सेलिब्रिटी मान बैठे हैं। जो आपके सेलिब्रिटी हैं,
आप एक बार उनसे पूछ लीजिए कि आप उनके लिए क्या मायने रखते हैं। कीड़े मकोड़ों की तरह हैं आप। एक बार चले जाइए उन इन्फ्लुएंसर जो आपके सेलिब्रिटी हैं, जो आपके हीरो हैं, उनसे कहिए कि आपसे कुछ बात करनी है। आप हुए फिरे उनके दीवाने। उनकी सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि थप्पड़ मार के वहां से भगा देगी तुमको। और जो सेलिब्रिटी हैं वो कितना कंजम्पशन कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ सोचा है? उनके पास जो प्राइवेट जेट होते हैं वो कितना धुआं फेंकते हैं पीछे, कितने ईंधन की खपत करते हैं। जो एयरक्राफ्ट हैं, जो हमारे भारतीय वायुसेना के जो जहाज हैं वो हल्के होते हैं, युद्ध करने के लायक हैं वो, उनमें कंजम्पशन कम होता है। और जो पैसेंजर के जो जहाज होते हैं, जो एरोप्लेन होता है उसका वेट कितना होता है, और जो लड़ाकू विमान होता है उसका वेट कितना होता है, देख लीजिए, कंपैरिजन कर लीजिए दोनों में कि कंजम्पशन कौन ज़्यादा कर रहा है। आम आदमी तो एयरक्राफ्ट ले नहीं सकता, प्राइवेट जेट ले नहीं सकता, तो ये ले कौन रहे? ये जो आपके सेलिब्रिटी हैं जिनको आपने सर चढ़ा रखा है वो ले रखें और फूंक रहे हैं, खूब कंजम्पशन कर रहे हैं, जो मर्जी आए खरीद रहे हैं। बात ये नहीं है कि वो सेलिब्रिटी हैं, आपने उनको सर चढ़ा रखा है इसलिए वो सेलिब्रिटी हैं। अगर आप उनकी बात न सुनो, दो कौड़ी की बात नहीं करते हो। कौन सा ऐसा सेलिब्रिटी है जो बोल रहा है क्लाइमेट चेंज के ऊपर? बताओ आप मुझे। ऐसा कोई सेलिब्रिटी है ही नहीं जो कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात करता हो। हाँ, वो बात अलग है कि कोई चलते चलते रास्ते वक्त दे। आज जो कुछ क्षेत्रों में पानी की कमी आ रही है, कुछ नहीं अधिकांश क्षेत्रों में आ चुकी है पानी की कमी। तो वो जो पानी की कमी है वो किस कारण आ रही है, उसका क्या समाधान होगा? समुद्र का पानी पियेंगे लाकर? कुछ आ जाएंगे कमेंट अभी यहीं पर कि सर पृथ्वी पर तो 70% पानी है, 30% लैंड है। हाँ वो लैंड है, लेकिन जो 70% जो पानी है वो पीने लायक भी है या नहीं? अब तुमको चाहिए आरओ का पानी, वो आरओ का पानी है, महासागरों का पानी नहीं। हम बोतल खरीद लेंगे, बोतल से कितने दिन काम चला लोगे? कहाँ से आती है वो बोतल? पैकेजिंग कहाँ होती है उसकी? कुछ जानकारी ली है इसके बारे में? आपको यह पता है कि उसकी 20 रुपये रेट है, लेकिन उसकी पैकेजिंग कहाँ से होती है, वो आता कहाँ से है, इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। सिर्फ ऊपर ऊपर का देखते हो, उसके पीछे का कुछ देखने का मतलब है नहीं। जो अन्न खा रहे हो वो भी पैदा होगा क्लाइमेट चेंज के कारण? नहीं हो पाएगा। भूखे मरने वाले हैं भारत में बहुत सारे लोग। फसल कहाँ से होगी ये बताइए आप मुझे। अगर मौसम की स्थिरता ही नहीं रहेगी तो कम से कम एक फसल को तैयार होने में गेहूं, चना, जौ, सरसों कम से कम 6 महीने का समय लगता है। और 6 महीने मौसम क्लाइमेट चेंज के कारण स्थिर रहने वाला है ही नहीं। इसमें बाढ़, सूखा, अकाल कुछ भी हो सकता है, तूफान, आंधी। क्या फसल हो पाएगी? होली फसल अब आने वाले कुछ सालों में आप देख लीजिए, जो भारत में अन्न की पैदावार है वो बढ़ रही है कि घट रही है, देख लीजिए, कंपैरिजन कर लीजिए। और रही बात हवा की, जैसे सांस ले रहे हो, चल रहा है ना पंप आपका? हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ। श्वास लेने के लायक हवा ही नहीं छोड़ी तुमने।
नहीं जी पाओगे आप। अगर आप ये देख रहे हो कि हम लोग 100 साल जीने वाले, हमारे पूर्वज 100 साल जी चुके हैं, हमारे दादाजी हमारे पिताजी 100 साल जिएंगे, तुम नहीं जियोगे। आज जो औसत उम्र है वो 60 वर्ष निकाल लिए तुमने, 60-55 वर्ष, 55-60 वर्ष। वो 100 वर्ष थी तुम्हारे दादाजी के टाइम की, क्योंकि उस टाइम पर सब कुछ प्राकृतिक था, नेचुरल था। आज तुम खा रहे हो चिप्स और सुन रहे हो इन सेलिब्रिटी घटिया इन्फ्लुएंसर को, जो कि पूरे दिन बक रहे हैं, ना जाने क्या क्या गाली गलौज कर रहे हैं। बात यह नहीं कि मैं इनके विरोध कर रहा हूँ, बात यह है कि ये कुछ अच्छा बोल भी तो नहीं रहे। वायु प्रदूषण के कारण कितनी बीमारियां आज हमारे भारत में पैदा हो रही हैं। कैंसर हो गया, बीपी हो गया, और अन्य जो बीमारियां हैं जिनके अगर मैं नाम गिनाने बैठूं तो कम से कम सैकड़ों की लिस्ट निकल आएगी। आज जिसे आप डिप्रेशन बोलते हो, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले वो होता था क्या? कहाँ से आ गया वो? वायु प्रदूषण में आज भारत ने टॉप की रैंक हासिल कर रही है। टॉप की जो है वो हासिल कर लेगा। आज हमारे दिल्ली एनसीआर कोई रहने की जगह है क्या? दिल्ली एनसीआर में आप देख लीजिए, 60-55 वर्ष आपने औसत उम्र निकाल ली है, तो क्या वो 55 वर्ष औसत उम्र है? कहाँ से हो गई 55 वर्ष औसत उम्र? जो जहर है वो पूरे दिन आप निकल रहे हो, ठीक है, उसका असर कुछ के ऊपर आज हो जाएगा, कुछ के ऊपर 10 साल बाद में हो जाएगा, कुछ के ऊपर 4 साल बाद में, कुछ के ऊपर 2 साल बाद में। बीमारी तो होनी निश्चित है। ठीक है, आज जो औसत उम्र निकल कर आ रही है 55 साल, वो कहाँ से आ रही है? जो 45 साल है, सो एवरेज अगर उम्र हम माने तो 45 साल वो कौन खा गया? वो निकल गया आपका प्रदूषण। अगर आप 1 साल दिल्ली में रह रहे हो तो आपके 3 महीने कम हो रहे हैं जिंदगी के, क्योंकि आपका इम्यूनिटी सिस्टम, आपका पाचन तंत्र, आपका जो पूरा शरीर का सिस्टम है, जो नर्वस सिस्टम है पूरा वो भी एक निश्चित आबोहवा में रहने के लायक ही है, निश्चित टेम्परेचर चाहिए उसको। क्या आप 60 डिग्री सेल्सियस में कितने दिन जी लोगे? धूप में खड़ा कर दूँ मैं आपको, 60 डिग्री टेम्परेचर आ रहा है ऊपर से सूर्य का, और आप उसमें खड़े हो जाओ, आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी, खाना पानी सब कुछ, लेकिन आप 60 डिग्री के अंदर नहीं रह सकते। क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो इस लायक नहीं है कि 60 डिग्री टेम्परेचर को सहन कर सके। 100 डिग्री पे पानी भाप बन जाता है, समझ रहे हो ना? अभी अप्रैल चल रहा है, मई जून में आप देखना टेम्परेचर 60 डिग्री के पार जाएगा, बहुत सारे लोगों की मौतें होने वाली। ऐसा थोड़ी ना है कि अचानक से मर जाएंगे, तड़प तड़प कर मरेंगे, तड़प तड़प कर, पागल घूम रहे होंगे सड़कों पर विक्षिप्त। जो पृथ्वी का टेम्परेचर है, जो वैश्विक तापमान है, वो कितना बढ़ गया है, क्या हम उसको कंट्रोल कर पाएंगे? क्लाइमेट चेंज के ऊपर आज तक ना जाने कितने बैठक और कितने सम्मेलन हो चुके हैं। जलवायु परिवर्तन के ऊपर जो पहला सम्मेलन हुआ था हमारा, वो 1979 में हुआ था, और उसके बाद में अलग अलग हुए, जैसे रियो डी जेनेरियो 1992 में हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, UNFCCCOP हर साल
जो बैठक कराती है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, जलवायु परिवर्तन। और उसके बाद में अभी रिसेंटली कुछ 10 साल में हुआ था, 8-9 साल हो गए, 2015 में हुआ था पेरिस का समझौता। खूब पैरामीटर बने थे उसके ऊपर, खूब रोड मैप तैयार किया गया था कि ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ये करेंगे तो वो हो जाएगा। क्या हुआ? भारत को जो रोड मैप तैयार करके दिया था उसके ऊपर कितना अमल हुआ? अन्य देशों ने जो रोड मैप स्वीकार किया था उसके ऊपर कितना अमल हुआ है? कुछ नहीं, ना के बराबर। जो सरकारों को जो एक्शन लेने थे क्लाइमेट चेंज के ऊपर, वो अगर पास भी कर दिए गए हैं आगे से, तो उनके ऊपर अमल कहाँ हो रहा है? दिन दोगुनी रात चौगुनी क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो है कंजम्पशन की जो दर है वो बढ़ती जा रही है। कहाँ से रुकेगा क्लाइमेट चेंज? और ऐशो आराम लोगों को इतने चाहिए कि पूछो मत। वैश्विक तापमान के कारण जो परिणाम निकल के आ रहे हैं, समुद्री जल स्तर में वृद्धि, अत्यधिक मौसम में गड़बड़ी, बीमारी, तूफान, भूकंप, क्या सहन कर सकते हैं हम इन सब चीज़ों को? अगर ये एक साथ आने लग जाएंगे तो कुछ क्षेत्रों में कभी कभी भूकंप आते हैं, उनकी अर्थव्यवस्था को जाकर देखना, 10 साल तक वो अर्थव्यवस्था संभल नहीं पाती। जो आज हम जीडीपी का झुंझुना बजा रहे हैं, उस झुंझुने को जरा साइड में हटकर देखिए। वो जीडीपी जो आज इस तरह से बढ़ रही है वो इस तरह से आएगी वापस बीते कुछ दशकों में। आगामी 10 वर्ष के अंदर ही देख लेना आप, जो इस तरह से बढ़ रही है जीडीपी वो इस तरह से आएगी। बढ़ा लो और जीडीपी, कर लो तरक्की, और ले आओ गाड़ियाँ, और लगवा लो एसी। कितने दिन रहोगे एसी के अंदर ये बताओ? ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के कितने दिन जी सकता है आदमी? जब साफ श्वास लेने के लिए हवा नहीं रहेगी, पीने के लिए श्वास साफ पानी रहेगा, और खाने के लिए शुद्ध भोजन नहीं रहेगा, तो कहाँ से होगा? कैसे चल पाएगा ये शरीर? मानव जीवन कितने दिन का और बचा है? अब देख लो, विनाश के कितने निकट हैं हम। मगरमच्छ के मुंह के सामने खड़े हो, कब निवाला बन जाओगे पता नहीं चलेगा। मगरमच्छ जो है आपको जब चाहे निगल लेगा, और आप चाह कर भी उसके मुंह में जाने से नहीं रुक पाओगे। यह है क्लाइमेट चेंज। पूरी पृथ्वी को अपने आगोश में ले रखा है, और कब किसको निगल जाए पता नहीं। महाविनाश के हम ये थोड़ी है कि कुछ अरबों साल लगेंगे हमें, बीते कुछ दशकों में आने को तैयार है। कुछ ही दशक बचे हैं आपके पास में, और हम हैं कि लगे हुए हैं पता नहीं कौन कौन से काम कर रहे हैं। जो आज वर्तमान में अभी जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, आप उनका सोचिए, उनका भविष्य क्या है? जो हम उनको पैदा कर रहे हैं वो हमें लानतें देंगे कि हमें क्यों पैदा किया। क्या हमें ये जहरीली हवा मिलने, जो जहरीली हवा मिली है उसके लिए पैदा किया, उसको खाने के लिए? जो पीने का अशुद्ध जल मिला है उसके लिए? या कुपोषण का शिकार हो रहे हैं उसके लिए? आज पृथ्वी पर एक बच्चा और पैदा हो रहा है, वो भी बोझ बन रहा है, बोझ बन रहा है। जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, क्या उनको सांस लेने के लिए हवा नहीं चाहिए होगी? वो कहाँ से आएगी बताइए? उनको सड़क चाहिए, उनको पानी चाहिए, उनको रहने के लिए छत चाहिए, सब कुछ जो एक आदमी की जरूरतें होती हैं उन सबको चाहिए वो। तो वो आएंगी कहाँ से? पृथ्वी के पास में इतने संसाधन हैं ही नहीं, अभी कमी चल रही है।
तो फिर होंगे कहाँ से? खत्म होने वाले, अभी खत्म होने के कगार पर पहुंच चुके हैं, तो फिर कहाँ से होंगे? चांद पर जाके बस जाओगे, मंगल ग्रह पर? धरती तो तुमने फूंक दी है, अब चांद पे जाने का सोच रहे हो। नहीं जी पाओगे चांद पर भी। तो अभी जो है इसके समाधान के बारे में अगर हम देखें तो वो ये है कि अगर आज हम कुछ और साल अगर हम जीवित रहना चाहते हैं तो इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं और प्रयास करते रहेंगे। हमारी तरफ से जितना हो सकता है हम कर रहे हैं और उससे 100 गुना कर रहे हैं। लेकिन जो और जैसी स्थिति है उसमें हमारे प्रयास जो है नासफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हम फिर भी प्रयास करेंगे, अड़े रहेंगे अपनी जिद के ऊपर कि कुछ सुधार हो सके, कुछ और साल हम जिंदा रह सके। सबसे पहली बात तो यह कि कंजम्पशन कम से कम करो, जितना हो सके उतना कम करो। और दूसरी बात यह है कि बच्चे कम पैदा करो, हो सके तो 1 या 2 बस। बात यह नहीं कि आप अफोर्ड कर सकते हो। जो आपके सेलिब्रिटी बने बैठे हैं उनके 5-5 10-10 बच्चे हैं क्योंकि वो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं। अगर आप अफोर्ड भी कर सकते हो कम से कम करो, क्योंकि उनको भी संसाधन चाहिए होंगे कंजम्पशन के लिए। ठीक है, आ रही कुछ बात समझ में? इतनी देर की जो चर्चा हुई हमारी, क्या वो सार्थक हो पाएगी? हम हमारी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं, आप भी अपना कर्तव्य निभाइए। धन्यवाद।